औरतें अपने जिस्मों को बेचने पे मजबूर हो गई थी। 30 लाख से ज्यादा लोग या तो भूखमरी से मारे गए या फिर बीमारी के शिकार बन गए। बच्चे डस्टबिन से खाना निकाल निकाल कर खा रहे थे। 1.5 मिलियन से लेकर 3.8 मिलियन लोगों की डेथ हुई, जो कि शायद सही रिपोर्ट नहीं, क्योंकि रूरल एरियाज वाले मौतों की तो गिनती ही नहीं हुई। इस हिसाब से मौतों का आंकड़ा करीबन 5 मिलियन तक भी हो सकता है। जब विंस्टन चर्चिल, जो उस वक्त ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, जब उसे भारत के इस हाल के बारे में बताया गया तो उसका कहना था, फैमिन और नो फैमिन, इंडियंस विल ब्रीड लाइक रैबिट्स। आइए जानते हैं बंगाल फैमिन के बारे में। बंगाल का अकाल यानी बंगाल फैमिन को डिटेल से समझने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स को समझना ज़रूरी है, जिससे कि हम सही तरीके से बंगाल फैमिन को समझ पाए। दुनिया भर के देश और उसमें बसने वाले लोग वर्ल्ड वॉर 2 से बहुत प्रभावित थे। वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया की सबसे बड़ी जंग मानी जाती है, जिसकी शुरुआत 1939 में हुई और करीब 6 साल तक चली। साल 1945 में ये जंग ऑफिशियली ख़त्म हुई। 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर थी। उस वक्त इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था और ब्रिटिश इंडिया भी उस वॉर में शामिल था। बंगाल स्ट्रेटेजिकली और हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ब्रिटिश बर्मा यानी म्यांमार को जापान ने अपने कब्जे में ले लिया था और बंगाल की साइड पर उनका खतरा था। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल में राइस प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करने के बजाय डिफेंस के लिए रिसोर्स को डाइवर्ट कर दिया। बंगाल की इकोनॉमी लार्जली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी और राइस स्टेपल फूड थी। 1942 के मानसून में एक मेजर साइक्लोन और फ्लड आया, जिससे राइस प्रोडक्शन काफ़ी डैमेज हुआ। इसका इम्पैक्ट हार्वेस्ट पर भी हुआ, जिसकी वजह से सप्लाई काफ़ी रिड्यूस हो गई। ऐसे हालत में ऑलरेडी वॉर टाइम के प्रेशर की वजह से प्रोडक्शन और ज़्यादा गिर गई। वॉर की वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ गया था, डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम थी, तो प्राइसेस रैपिडली इंक्रीज होती गई। गरीब और वर्किंग क्लास लोगों के लिए खाना खरीदना मुश्किल था। बंगाल के सप्लाई चेन में ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जापान के खतरे के डर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पोर्ट्स और ट्रेन्स को ट्रूप्स यानी फौज के लिए रिजर्व कर लिया था, और जो राइस प्रोड्यूस होता है वो एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सका। इसके वजह से रिलीफ एफर्ट्स भी वीक रही। बेसिकली वॉर के कारण इन्फ्लेशन तो वैसे ही बढ़ा हुआ था, साथ साथ साइक्लोन से भी किसान काफ़ी पीड़ित थे। अब किसानों के पास इतनी फसल नहीं थी कि उनका गुजारा हो सके, और महंगाई के कारण आम आदमी आसानी से खरीद भी नहीं सकता था। अब लोगों के लिए खाना ही सबसे इम्पोर्टेंट हो गया था। लोगों ने अपनी संपत्तियों और ज़मीनों को बेचना शुरू कर दिया, और औरतों ने अपने गहनों तक को बेचकर अपने और अपने घर वालों की खुराक पूरी की। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं था, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कुछ औरतों को मजबूरन अपने जिस्मों को बेचकर खुराक की कमी को पूरी करनी पड़ी। धीरे धीरे हालात और ख़राब होने लगे। लोगों की मौतें होने लगी, क्योंकि खुराक की एक्सट्रीम कमी थी। बच्चे डस्टबिन से खाना चुन चुन कर खाने लगे, और मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली गई, और अब भूखमरी और अकाल जैसी सूरत बन गई थी। खाना नहीं होने की वजह से बीमारियां बढ़ने लगी। माल न्यूट्रिशन और कुपोषण की वजह से लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई थी, इससे कोलेरा और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने लगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ खास नहीं होने की वजह से फैमिन और भयानक साबित हुई। जब अनाज के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट से गुहार लगाई गई, तो 1943 में ब्रिटेन के वॉर कैबिनेट ने बंगाल में अकाल से मर रहे लोगों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। 5 लाख टन गेहूं की ज़रूरत थी, और विंस्टन चर्चिल ने एक बोरी भी देने से इनकार कर दिया था। चर्चिल के अकॉर्डिंग अकाल का कारण यह था कि इंडियंस खरगोश की तरह बच्चे पैदा कर रहे। आखिर में अमेरिकी प्रयासों से नवंबर में भारत तक कुछ राशन भेजा गया, जो कि ज़रूरत का महज 16% था। दिसंबर तक मरने वालों की संख्या करीब 15 लाख हो गई थी, जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट है, लेकिन असल में इससे दुगना यानी करीब 30 लाख लोग मारे जा चुके थे। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा ध्यान यूरोप और वॉर पर था। सड़कों पर लाशें बिछ गई थी,
फैमिन इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट ऑन बंगाल ने 1943 में सड़कों पर गिरे विक्टिम्स को लिविंग स्केलेटन कह दिया था। भूख और मौतों को देखकर कई लोग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के शिकार बन गए, जिससे कई लोगों ने अपनी जान ले ली या वो डिप्रेशन से गुजरते गुजरते मर गए। कई जगहों पर लोगों ने खाने को हासिल करने के लिए दंगा फसाद भी किया, जहां पुलिस के साथ मुकाबले में भी कई लोग मारे गए। अब हर तरफ लाशें ही लाशें थी। 20th सेंचुरी की सबसे भयानक फैमिन्स में से एक हो गई थी बंगाल फैमिन। करीब 30 लाख लोगों से ज़्यादा के मरने की रिपोर्ट मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है। देहातों में मरने वालों को रिपोर्ट्स में जोड़ा नहीं गया था। इस कारण से मरने वालों की संख्या करीब 50 लाख से कम नहीं होती। यूरोपियंस और वेस्ट के लोग विंस्टन चर्चिल को वर्ल्ड वॉर 2 का हीरो मानते हैं, लेकिन शायद उनकी नज़र बंगाल के अकाल पर नहीं पड़ी होगी। ब्रिटेन के थ्रू जो 16% राशन इंडिया आया था, वो सिर्फ 400 कैलोरीज के बराबर था, और इत्तेफाक से ये ठीक उतनी ही क्वांटिटी थी जितनी जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में यहूदियों को दी जाती थी। तथ्यों से हमें चर्चिल की इनजस्टिस का भी पता लगता है। चर्चिल सिर्फ उन्हीं लोगों को राशन प्रोवाइड करना चाहता था जिनका वर्ल्ड वॉर 2 में कोई कंट्रीब्यूशन हो। चर्चिल की सरकार ने बंगाल के कुछ इलाकों में राइस एंड वोट डिनाइल पॉलिसी भी लागू कर दी थी। ये एक वॉर स्ट्रेटेजी है। इसके तहत समंदर के साथ लगे इलाकों से कश्ती और अनाज को निकालकर जंग में इस्तेमाल की जाती थी। इंडिया में मर रहे लोगों से चर्चिल को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, और चर्चिल ने स्टेटमेंट भी दिया था, फैमिन और नो फैमिन, इंडियंस विल ब्रीड लाइक रैबिट्स। चर्चिल ने यह भी कहा था कि अगर अनाज की इतनी ही कमी है तो अब तक गांधी क्यों नहीं मरे। ब्रिटिश और विंस्टन चर्चिल की नीतियों से बात साफ है, यह अकाल का कारण सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि उनकी अनइक्वल पॉलिसीज और इनजस्टिस का नतीजा है। ये कोई नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल फैमिन नहीं, बल्कि मैन मेड फैमिन है।